हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमने वर्णमाला में कल स्वर का अध्ययन कर लिया था। कल हमने स्वर पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम जो है व्यंजन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था जो सारी चीजें, 1 मिनट में रिकॉल करेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध संकलन को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है यह 2 भाग में विभाजित है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा किया था कि स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन किसको कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। तो आज की क्लास में हम व्यंजन पे चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वह व्यंजन वर्णों पे चर्चा होने वाली है। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, स्वरों की सहायता से करते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो हमने देखा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए हम उच्चारण कर रहे हैं क का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है इस क में हम क और अ का उच्चारण कर रहे हैं। अर्थात जब हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो क के साथ साथ हम अ का भी उच्चारण कर रहे हैं। अतः ऐसा वर्ण जैसे क है जिसके उच्चारण में हम किसी भी स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं ना, तो ये जो क वर्ण हो जाएगा ये हमारा व्यंजन हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हम ख का उच्चारण करते हैं, ख का उच्चारण करेंगे तो ख के साथ साथ आप अ का भी उच्चारण करेंगे। अर्थात ख जो व्यंजन वर्ण है इसके उच्चारण में हम अ स्वर वर्ण का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। अतः ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हम किसी भी स्वर वर्ण का इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या कहलाता है? वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। मान लीजिए हम बोल रहे हैं का बोल रहे हैं, तो इसमें क और आ का क्या है? संगम है। अर्थात का जो है इसमें हम आ का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं उच्चारण के लिए। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हम किसी भी स्वर वर्ण का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ण क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब हम देखेंगे कि व्यंजन वर्णों के प्रकार कितने हैं। ठीक है, व्यंजन वर्णों को कितने प्रकार के रूप में हम जानते हैं? व्यंजनों के प्रकार या व्यंजन वर्णों के प्रकार। व्यंजन वर्णों के प्रकार, इसको हम देखेंगे। तो पहला जो हमारा प्रकार है उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारा प्रकार है उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा जो हमारा व्यंजन का प्रकार है उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन। और चौथा जो प्रकार है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये हमारे व्यंजन के क्या हो गए? प्रकार हो गए। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना। अब देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं इसको हम देखेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में
प्राणवायु जो है ना ये फेफड़े से निकल करके मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करते हुए क्या होती है, बाहर निकलती है। उन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अर्थात वायु जो है फेफड़े से निकल करके मुख के विभिन्न अवयवों को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु फेफड़ों से निकलकर मुख के विभिन्न अवयवों जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, जिह्वा, ओष्ठ, दांत आदि को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु फेफड़ों से निकलकर मुख के विभिन्न अवयवों जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, जिह्वा, ओष्ठ, दांत आदि को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जो प्राणवायु हमारी जो वायु है ये फेफड़ों से निकल करके हमारे मुख के विभिन्न अवयवों जैसे कंठ से हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, जिह्वा हो गया, दांत हो गया, ओष्ठ हो गया, इसको स्पर्श करते हुए प्राणवायु बाहर निकलती है ना, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। कि जिनके उच्चारण में हमारी प्राणवायु फेफड़ों से निकल करके मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए बाहर निकले, तो उनका उच्चारण जो होता है ना ये स्पर्श व्यंजन कहलाता है। आएगा समझ में, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब देखेंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखेंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है ना वो 25 है। कितनी है, 25 है। स्पर्श व्यंजन क, च, ट, त और प 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ना ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, ठीक है। ये पांचों वर्ग को देख लेंगे। क वर्ग में आ जाएंगे 5 वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग, उसके बाद प वर्ग। तो ये हमारे 5 वर्ग होते हैं
स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है ना। इन सभी में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, ङ, और च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में होता है ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में होता है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में होता है प, फ, ब, भ, म, ठीक है ना। तो ये 5 वर्गों में मिला के कुल क्या हो गया? 25 वर्ण हो गया। 5 वर्गों में मिला के कुल कितना हो गया? 25 वर्ण हो गया, ठीक है ना। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं जिनकी संख्या 25 है और ये 5 वर्गों में विभाजित हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है ना। अब हम दूसरा व्यंजन का प्रकार देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। दूसरा व्यंजन का प्रकार हम देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो दूसरा हमारा जो व्यंजन का प्रकार है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अंतःकरण से होता है, ठीक है ना। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अंतःकरण से होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अंतःकरण से होता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अंतःकरण से होता है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हमने क्या देखा? अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अंतःकरण से होता है ना उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा य, व, र और ल। ये हमारे ना 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, य, व, र, ल। य, व को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? य, व को जो है अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे अंतस्थ व्यंजन। अब तीसरा प्रकार हम लोग देखेंगे ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन तीसरा हम देखेंगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देख लेते हैं हम लोग, ऊष्म व्यंजन देखेंगे। तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन, यही देख लेंगे ऊष्म व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन, कि ऊष्म व्यंजन किनको कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से घर्षण करते हुए निकलती है, बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या देखा हमने? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु क्या है? मुख से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, ठीक है ना। कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु है ना ये मुख में घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब घर्षण होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है ना, इनकी संख्या भी जो है 4 है, वो 4 है। और ये वर्ण कौन कौन से हैं? ये वर्ण है श, ख, श और ह। ये 4 वर्ण जो है ना श,
श, श, ह, ये चार वर्ण जो है ना, ये कौन से वर्ण है? तो ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, श, 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 ह जो है ना, ये चार वर्ण कैसे हैं? तो ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अब चौथा हम व्यंजन का प्रकार देखेंगे। चौथा प्रकार देखेंगे हम संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना, तो संयुक्त व्यंजन देखेंगे हम, यही देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। चौथा देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन देखेंगे। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जो किन्हीं दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं। ठीक है ना, ऐसे वर्ण जो इन्हीं वर्णमाला के इन्हीं व्यंजन वर्णों में से किन्हीं दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं ना, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है लिखवा दे रहे हैं इसको भी कि व्यंजन और संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जो किन्हीं दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जो किन्हीं दो व्यंजन, ऐसे वर्ण जो किन्हीं दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जो किन्हीं दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? यहाँ हम नीचे देख लेंगे, यहाँ नीचे देख लेंगे संयुक्त व्यंजन, यहाँ नीचे देख लेंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या देखेंगे, इनकी भी संख्या क्या है? 4 है। ठीक है ना, कौन कौन से हैं? तो छ है, त्र है, ज्ञ है और स्त्र है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। छ किससे मिलकर बनता है? जो छ है ये किन दो व्यंजनों से मिलकर बनता है? तो छ जो है ना, ये दो व्यंजन क और श से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, त्र जो है ये त और र से मिलकर बना होता है। ज्ञ जो है ये ज और य से मिलकर बना होता है, और स्त्र जो है ये श और र से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे छ, त्र, ज्ञ और स्त्र 4 क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, जिसमें छ जो है क और स से मिलकर बना होता है, त्र जो है त और र से मिलकर बना होता है, ज्ञ है जो ज और य से मिलकर बना है, और वहीं स्त्र जो है ये श और र से मिलकर बना है। आपको एक चीज ध्यान देना है, जो हम संयुक्त व्यंजन लिखते हैं ना, और या हमारे एग्जाम में संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन पूछता है, तो हम जानते हुए भी कि छ जो है क और स से मिलकर बना है, त्र जो है त और र से मिलकर बना है, ज्ञ ज और य से मिलकर बना है, और स्त्र जो है स और र से मिलकर बना है, उसके बाद भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जानते हैं क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि हम ये नहीं ध्यान रखते हैं कि हमारे ये जो दो वर्ण जिनसे मिलकर हमारा संयुक्त वाला व्यंजन बना है, इसमें किस वाले व्यंजन में हलंत लगा है, ये चीज हम भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि हलंत किसमें लगा है? इसमें जो दोनों वर्ण मिलके बने हैं ना, इसमें जो पहला वाला वर्ण है इसमें हलंत रहेगा। ठीक है, आप ये सोच लीजिए, अगर पहला वाला ही वर्ण पूरा रहेगा तो पूरे में पूरा जुट के कैसे एक वर्ण तैयार होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा दिमाग में कि पहला वाला वर्ण जो है ना, जो दूसरे के साथ मिल करके एक संयुक्त व्यंजन बना रहा है, वो अधूरा है। अर्थात अधूरा कहने का मतलब क्या है? उसमें स्वर नहीं है, और जब स्वर नहीं होगा तो वो स्वर विहीन हो जाएगा, और स्वर विहीन व्यंजन को लिखने के लिए ना हम हलंत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि छ जब भी बनेगा ना, यहाँ ध्यान रखिए कि जब आप किसी भी संयुक्त व्यंजन को देखिएगा ना, तो मान लीजिए छ है तो ये क और स से मिलकर बना है, क और स से मिलकर बना है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा जो पहला वाला है ना, ये हलंत के साथ रहेगा। हलंत के साथ क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें जो है ना वो स्वर का अभाव है। अगर ये स्वर इसके साथ जुड़ा होगा तो दोनों मिलकर के ऐसे क बन जाते, और जब क बन जाते तो फिर यहाँ इसको जोड़ने की क्या जरूरत थी? जुड़ता तो ये खुद आधा रहता ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि पहला वाला जो वर्ण होगा
संयुक्त अक्षर बनाने के लिए वो हमेशा क्या होगा, स्वर विहीन होगा, और स्वर विहीन होगा तो क्या रहेगा, हलंत के साथ लिखा रहेगा। तो क्ष में पहला क जो है वो हलंत के साथ लिखा रहेगा, बाद वाला जो है ये पूरा होगा क्योंकि इसमें क्या है, अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास जिसमें हमने चर्चा किया वर्णमाला का दूसरा पार्ट जो है, दूसरा भाग है व्यंजन। ठीक है ना, कि हमने व्यंजन, क्योंकि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, स्वर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कल स्वर के बारे में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा था, तो आज हमको बात करना था व्यंजन के बारे में। तो आज हमने बात कर लिया व्यंजन के बारे में कि व्यंजन किसको कहते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा में हमने देखा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वर वर्णों की सहायता से करते हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वर वर्णों की सहायता से करते हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं तो हमने यहाँ देखा भी, मान लीजिए हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो क के उच्चारण में क के साथ साथ हम अ का भी उच्चारण करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे स्वर विहीन अगर किसी व्यंजन को लिखना हो तो हम उसके नीचे क्या लिखते हैं, हलंत लिखते हैं। ठीक है, यदि आपको स्वर विहीन अर्थात स्वर से विहीन अगर किसी वर्ण को लिखना है तो आप उसके नीचे क्या लगाइएगा, हलंत लगाइएगा। तो ये हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था व्यंजन वर्णों के प्रकार। ठीक है, व्यंजन वर्णों के प्रकार पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे व्यंजन वर्णों के प्रकार में हमने देखा था कि हमारे व्यंजन वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण जो हमारे हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने देखा मुख्य रूप से व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन, और चौथा आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना, तो हमने पढ़ा था व्यंजन वर्णों का प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। उसके बाद हमने जाना था कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हमने देखा था स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु हमारे फेफड़ों से निकल करके हमारे मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु हमारे फेफड़े से निकल करके मुख के विभिन्न अवयव जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, जीभ, ठीक है, ओष्ठ, दांत, इनको स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो ये वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि स्पर्श व्यंजन जो होता है ना ये कैसे होता है। तो स्पर्श व्यंजन हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ना वो 25 होते हैं, और ये 25 स्पर्श व्यंजन जो है ये 5 वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। कौन कौन सा वर्ग होता है, तो क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ 5 वर्गों को हमने लिख लिया था। क वर्ग में भी हमको 5 वर्ण मिलते हैं, क ख ग घ ङ। च वर्ग में भी हमको 5 वर्ण मिलते हैं, च छ ज झ ञ। और ट वर्ग में भी हमको 5 वर्ण मिलते हैं, ट ठ ड ढ ढ। त वर्ग में भी हमको 5 वर्ण मिलते हैं, त थ द ध न। और प वर्ग में भी हमको 5 वर्ण मिलते हैं, प फ ब भ म। इस प्रकार से 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण, हमारे स्पर्श वर्णों की संख्या हो गई थी 25। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा व्यंजन का प्रकार देखे थे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन देखे थे हम लोग कि अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हमारे अंतःकरण से किया जाता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हमारे अंतःकरण से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या भी जो है ना वो 4 होती है। इनकी संख्या भी जो होती है वो 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, य व र ल। ठीक है, य व र ल ये हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इसमें य और व को क्या कहा जाता है, तो य और व को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा हम व्यंजन का प्रकार देखे थे ऊष्म व्यंजन। क्या देखे थे, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन हमारा कहाँ है, अभी एक बार हम देख लेंगे। ऊष्म व्यंजन हमारा यहाँ है। ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था, तीसरा ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ा कि ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ना हमारी जो प्राण वायु है ये मुख के अवयवों से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, आप देखिएगा स्पर्श व्यंजन में और ऊष्म व्यंजन में ना कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, प्राण वायु विभिन्न अवयवों को टच करते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक, और ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, यहाँ पे प्राण वायु ना
मुख के अवयवों से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। टच करने में दूसरी बात है, और घर्षण करने में क्या होता है ना, ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसीलिए इसका नामकरण पड़ गया ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन कैसे किन्हें कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी प्राण वायु मुख के अवयवों से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता है, अर्थात इन वर्णों को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या भी जो है वो 4 है। कौन कौन से हैं? तो श है, श है और श है तथा ह है। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। अब चौथा व्यंजन का प्रकार हम देखेंगे। चौथा हमारा व्यंजन का प्रकार जो है वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चौथा हमारा व्यंजन का जो प्रकार है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों के क्या होते हैं? संयोग से मिलकर बने होते हैं। ऐसे वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं ना, दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उनके संयोग से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमने कितनी देखी? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी हमने देखी 4। कितनी देखी? संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमने देखी 4। कौन कौन से? तो छ देखा, त्र देखा, ज्ञ देखा और स्र देखा। ठीक है ना, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन थे। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब हमारे सामने आता है ये प्रश्न कि छ जो है ये संयुक्त व्यंजन है, तो किसके किसके संयोग से मिलकर बना हुआ है? तो हमने देखा कि जो छ वर्ण है ना, छत्री वाला छ, ये क और श से मिलकर बना हुआ है, जिसमें क क्या रहेगा? हलंत वाला रहेगा, स्वर विहीन रहेगा। ठीक है, त्र को देखेंगे तो त्र भी हमारा एक संयुक्त व्यंजन है। तो त्र किससे मिलकर बना है? तो त्र जो है ना, ये त और र के मेल से बना है, जिसमें त क्या रहेगा? त भी क्या रहेगा? स्वर विहीन रहेगा, अर्थात हलंत के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हमारा अगला संयुक्त व्यंजन जो है ना वो ज्ञ है। तो ज्ञ किसके किसके संयोग से मिलकर बना है? तो ज्ञ जो है ना वो ज और य के योग से बना है, जिसमें ज क्या रहेगा? स्वर विहीन रहेगा, अर्थात ज को भी हम किसके साथ लिखेंगे? हलंत के साथ लिखेंगे। उसके बाद अगला हमारा संयुक्त व्यंजन है श्र। ठीक है ना, श्री वाला श्र देखेंगे, जो श और र के संयोग से बना है, जिसमें स भी क्या रहेगा? हलंत के साथ लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहे हमारे व्यंजन वर्णों के प्रकार। अब हम देख लेंगे ना, एक क्वेश्चन रहता है आपके सामने, एक क्वेश्चन आपके सामने रहता है हमेशा कि सर ये जो हमारा हिंदी वर्णमाला है ना, इसमें व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसको हम लोग देख लेंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, इसको हम देख लेंगे, क्योंकि इसको लेकर के बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसको लेकर के बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ने के बाद भी क्या कर देते हो? गलत कर देते हो। तो आज पढ़ने के बाद हमको गलत नहीं करना ये क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या। तो आपको हम बता दें, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की अगर केवल संख्या पूछ लेना तो आप करोगे कितना? 33। कितना करोगे? 33 करोगे। और कुल संख्या अगर पूछ ले, कुल संख्या अगर पूछे, कुल संख्या यदि पूछे तो आप करोगे 52। कुल संख्या वर्णमाला की अगर कुल संख्या पूछे तो हो जाएगा 52। अब केवल व्यंजनों की पूछे, व्यंजनों की पूछे तो आप पहले इसको देख लीजिए। ठीक है ना, कौन कौन से 33 होंगे? कौन कौन से 33 होंगे? तो आपके स्पर्श जो हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे 25। अंतस्थ जब देखिएगा तो हो जाएंगे 4। अंतस्थ के बाद ऊष्म देखिएगा तो हो जाएंगे 4। ये आपके क्या हो गए? 25, 4, 29, 4, 33 कोण। ठीक है ना, ये 33 कोण क्या हो जाएंगे आपके? ये 33 कोण आपके हो जाएंगे मूल व्यंजन। ठीक है ना, ये 33 आपके मूल व्यंजन हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है ना, जब संयुक्त को भी जोड़ दीजिएगा, संयुक्त को भी जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो 33, 4, 37। और उसके बाद आपको बता दें 37 के बाद भी ना आप जोड़ते हैं, 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कितने होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनको हम ड और ढ कहते हैं।
ठीक है ना। तो इनकी संख्या 2 मिलके हो जाएगी 37 दूनी 39, ठीक है ना। 37 दूनी 39 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए 39 आपके कुल व्यंजन वर्ण हो गए और 33 जो हो गए मूल व्यंजन वर्ण हो गए, ठीक है। तो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है वो 33 है और उसके बाद कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है 39 है। पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 है, ठीक है ना। पूरे वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 है, ठीक है। वर्णमाला, ठीक है। पूरे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी 52 और व्यंजन वर्णों की मूल संख्या 33, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 39, ठीक है ना। आगे बात समझ में, स्वरों की संख्या अगर पूछ ले, स्वरों की संख्या तो स्वरों की संख्या 11 हो गए, ठीक है ना। अयोगवाह वर्णों की संख्या अयोगवाह वर्णों की संख्या तो 2 हो गया। अब सब जोड़ लीजिए तो आपका 52 हो जाएगा। देखिए 39 आपके क्या हो गए कुल वर्ण हो गए, ठीक है ना। यहां देख लीजिए, जगह नहीं है, यहां देख लीजिए आप, यही बता देते हैं आपको। यहां देख लीजिए थोड़ा सा, कुल आपकी जो है ना वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, तो आपने देखा कुल व्यंजन वर्ण, कुल व्यंजन कितना देखा 39 देखा, प्लस स्वर कितने हो गए 11 हो गए, प्लस अयोगवाह कितने हो गए 2 हो गए अंक। तो 39 एक 40 10 50 और 2 52, कितना हो गया 52, ठीक है ना। तो आपकी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 52 हो गई, ठीक है। तो बेटा आज की हमारी क्लास जो होती है और यही समाप्त होती है। इसके साथ आज की क्लास और कल की क्लास को मिला के हमने वर्णमाला को खत्म कर लिया है। बहुत ही बेसिक के साथ वर्णमाला को हमने खत्म किया है और मैं आशा करता हूं कि वर्णमाला का टॉपिक आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि आप किसी को भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, उसके निवारण के लिए प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक संधि के साथ, ठीक है। धन्यवाद।